Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो डिस्कस करने वाले हैं रोमांटिक एज के बारे में। जो ये रोमांटिक एज है इंग्लिश लिटरेचर का, इसका डिस्कशन आज आपको कराया जाएगा। इससे पहले जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपको बताया था 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एज ऑफ एनलाइटनमेंट। एज ऑफ एनलाइटनमेंट जिसके बारे में ऑगस्टन एज ऑफ रीजन्स, ठीक है ना, एज ऑफ पॉप, एज ऑफ ड्राइडन, जिसकी आपको फीचर्स भी आपको बताए गए थे और जिसमें रीजन्स पर ज्यादा एम्फेसिस किया गया था। और ये जो एज है रोमांटिक एज, ये उसका रिएक्शन है। अब सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी एज आता क्यों है दोस्तों, कोई भी नई चीज जब आती है तो उसका एक रिएक्शन होता है पुरानी के खिलाफ। तो ये जो एज रोमांटिक एज हमारा आया, ये भी एक रिएक्शन था। किसके खिलाफ रिएक्शन था? ये रिएक्शन था रिएक्शन अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ द रीजनिंग और लॉजिकल टर्म्स इन 18th सेंचुरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि एज ऑफ एनलाइटमेंट में जो बहुत ज्यादा एक्सेस हो गई थी रीजन्स की, लॉजिक्स की। तो उसके खिलाफ एक मूवमेंट, एक एज आया एंड दैट एज वाज नोन एज रोमांटिक एज। ये जो एज हमारा जाना गया, इस एज को ही जाना गया किस एज के नाम से दोस्तों? रोमांटिक एज के नाम से इस एज को जाना गया। अब ये जो रोमांटिक एज है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये स्टार्ट कब हुआ, रोमांटिक एज की स्टार्टिंग कब हुई। और सबसे बड़ी बात, रोमांटिक एज की स्टार्टिंग की बात करें तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में, हम कहते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये डेट इमॉर्टल डेट कही जा सकती है। 1798 में स्टार्ट हुआ, 1837 तक ये चला, वेंट अप टू 1837। अब ये 1798 में ऐसा क्या था जो मैं कह रहा हूं कि बहुत स्पेशल है, स्पेसिफिक है और इमॉर्टल है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों 1798 में इन दोनों का एस्ट्री कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, एस्ट्री कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों का एक कोलैबोरेशन था, दोनों का एक कंबाइंड वर्क था, वो पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था लिरिकल बैलेट। 1798 में जो लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था और जो कि किसका कोलैबोरेशन था? कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ। एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ का ये वर्क था लिरिकल बैलेट। इट वाज पब्लिश्ड इन 1798। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1798 में स्पेशली लिरिकल बैलेट के बारे में तो पूछा ही जाता है, तो इसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। 1798 में इनका जो एक कंबाइंड वर्क था वो पब्लिश हुआ था, जिसका नाम क्या था? लिरिकल बैलेट, जिसमें कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का ये वर्क था। अब दोस्तों अब इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसको भी समझना होगा कि ये रोमांटिक एज जो है, ये रोमांटिक एज क्या है? रोमांटिक रोमांस से निकल कर आता है। अब जो ये पोइट्स थे या राइटर्स थे रोमांटिक एज के, दे वर रोमांटिक अबाउट, वो किस चीज के लिए रोमांटिक थे? तो दोस्तों आपका आंसर स्पेशली आएगा, स्पेशली दे वर रोमांटिक अबाउट नेचर। वो प्रकृति को लेकर बहुत ज्यादा रोमांटिक थे। रोमांस एक्चुअली होता क्या है? अगर तो हम कॉमन वर्ड्स में रोमांस की बात करें तो रोमांस क्या होता है? रोमांस एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसको हम स्टेट ऑफ प्लेजर बोलते हैं, एक खुशी वाली स्थिति, एक ऐसी स्थिति जिससे हमें खुशी मिले, एक ऐसी कंडीशन जिससे हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो अपील हो और उससे हमें खुशी मिले, दैट इज रोमांस। वही तो रोमांस होता है। और यहां पर हमारे सेंस ऑर्गन्स, आप जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, और जहां पर उनको तृप्ति मिल जाए, जो चीज सुनने में अच्छी लगे, इट मीन्स दैट इज रोमांटिक। जो चीज देखने में अच्छी लगे,
दैट इज ऑल्सो रोमांटिक। तो वही चीज है, वेदर इट इज टेस्ट, फील, टच, सी, स्मेल, ठीक है ना, कुछ भी हम ये जो सेंसेस में हम करते हैं उसी रूप में रोमांस को भी हम देखते हैं। रोमांस में क्या है, जहां पर हमारे मन की तृप्ति हो जाए, जहां पर मन को खुशी मिले। और प्रकृति से ज्यादा खुशी कौन दे सकता है दोस्तों? प्रकृति सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ी साथी और सबसे बड़ी खुशी देने वाली है। और रोमांटिक एज के कवियों ने इस बात को बहुत भली भांति जाना। स्पेशली ऐसा नहीं कि केवल प्रकृति के बारे में लिखा गया, ये क्वेश्चन बनता है कि किस किस बात को लेकर, किस किस सोर्सेस को लेकर इसमें वर्क या पोएट्रीज लिखी गई। तो दोस्तों वो जो पोएट्स थे वो लिखते थे किसके बारे में? ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में, ब्यूटी ऑफ लिटरेचर के बारे में, ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में, और इसके साथ साथ ब्यूटी ऑफ वुमेन के बारे में। स्त्री की सौंदर्यता, प्रकृति की सौंदर्यता, कला और साहित्य की सौंदर्यता, इन पर इस एज में लिखा गया। बट स्पेशल फोकस वाज लेड ऑन नेचर्स पोएट्री। जो नेचर की कविताएं थी उन पर मुख्य फोकस किया गया। और नेचर की कविताओं में, नेचर की पोएट्री की बात की जाए और वर्ड्सवर्थ का नाम ना हो तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। वर्ड्सवर्थ ने सबसे ज्यादा जो है इस पर फोकस किया था। दोस्तों ये जो एज था, इस एज के आने का कारण क्या था? एक तो मैंने अभी एक रीजन आपको बताया, ये आपका आंसर ये होगा कि इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ द रीजंस ऑफ द एनलाइटनमेंट। जो एनलाइटनमेंट वाला एज था उसमें जो रीजंस की एक्सेस हो गई थी, उसकी वजह से ये एज आया हमारा रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस, ये एक रीजन रहा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों अगर जो हम इसमें बात करें कि और भी फैक्टर्स थे इस एज के, अब वो फैक्टर्स क्या थे दोस्तों? इसमें सबसे बड़ा जो हमें फैक्टर देखने को मिला वो क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन थी 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड हुई थी और 1799 तक ये फ्रेंच रेवोल्यूशन चली थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक हाई इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिलता है रोमांटिक एज पर। क्योंकि क्या था, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें बदल रही थी, समाज में बदलाव आ रहा था। एक तरफ फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, और लोगों की जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन आ रहा था, चेंज हो रहा था, कॉमर्शलाइजेशन ज्यादा हो रहा था, उद्योगों की तरफ लोग ज्यादा भाग रहे थे। जब हम इन चीजों की तरफ भागते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी एक्चुअल लाइफ में डल हो जाते हैं, निरस हो जाते हैं एक्चुअल लाइफ में। और दोस्तों आपने रिटर्न टू नेचर बाय रूसो वो सुना ही होगा। तो वो एक जो थ्योरी थी रिटर्न टू नेचर की, ये भी क्वेश्चन आता है वो किस एज में रीअलाइव हुई, दोबारा से जीवित किस एज में हुई? तो दोस्तों ये रोमांटिक एज ही है। रोमांटिक एज में जो इन्होंने किस थ्योरी को अपनाया? रिटर्न टू द नेचर, प्रकृति की तरफ लौट चले। तो प्रकृति की तरफ को रुख किया सभी लोगों ने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोशल मूवमेंट चल रहे थे, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पर था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट था। तो कुल मिलाकर वो रीजनिंग वाली कंडीशंस थी, जैसे कि रीजंस पर जोर ज्यादा दिया गया था ना इससे पहले एज में, और वहां पर ये सभी चीजें जो थी ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही थी। तो इनसे उभरने का काम यहाँ के राइटर्स ने, यहाँ के पोइट्स ने किया कि लोगों को अगर जो हमें इस सिचुएशन से निकालना है, इस स्थिति से निकालना है, तो हमें उन्हें ले जाना होगा किसकी तरफ? हमें उन्हें ले जाना होगा प्रकृति की तरफ, हमें उन्हें ले जाना होगा शांति की तरफ। क्योंकि अभी तो लोग उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगे हुए हैं, वो तो अपनी रोटी सेक रहे हैं जो दोपति लोग हैं, और जो बेचारे गांव के किसान लोग थे वो भी अब शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, उनको भी रोजगार चाहिए, फैक्ट्रीज में काम चाहिए। तो वही चीज थी, और इसके लिए एक बेस्ट मैसेज विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया था दोस्तों। इनकी पोयम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये इस पोयम में बहुत अच्छा मैसेज जो समाज में चल रहा था उसको लेकर उन्होंने दिया। और क्या कहा? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग
वी ले वेस्ट आर पार्स एंड वी सी लिटिल इन नेचर दैट इज आर्स। कि जो संसार है ना, ये हमारे साथ बहुत ज्यादा है। हम क्या करते रहते हैं, हम केवल चीजों को कमाने में समय व्यर्थ कर देते हैं, फिर उसको खर्च करने में व्यर्थ कर देते हैं। सबसे पहले हम कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, और प्रकृति जो हमारी है, नेचर जो हमारी है, उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है। ऐसे हैं, वी सी लिटिल इन नेचर दैट इज आर्स। और वो ये कहता है प्रकृति में बहुत मनोरम दृश्य हैं, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हैं, बट फॉर दिस थिंग एंड फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टाइम। हमारे पास तो समय ही नहीं है, इस चीज के लिए भी, उस चीज के लिए भी। लेकिन लास्ट में कभी ये कह देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई वुड लाइक टू बी ए पैगन। मैं तो क्या बन जाऊंगा, मैं तो पैगन बन जाऊंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि पैगन, वर्ड्सवर्थ ने खुद को पैगन डिक्लेयर किया, किस पोएम में किया? आपका आंसर होगा द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में। उसमें कुल मिलाकर अपने आप को प्रकृति का पुजारी डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो प्रकृति का पुजारी बन जाऊंगा। सॉरी, कि मैं प्रकृति का पुजारी बन जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं इस एज के जो राइटर्स थे, उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि प्रकृति में ही सब कुछ है और प्रकृति ही सब कुछ है। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज थी दोस्तों। तो ये इस एज में हुआ, नेचर के प्रति ज्यादा फोकस किया गया था। और कारण क्या था? कारण ये था कि लोगों की जो मानसिक स्थिति थी उसमें बदलाव लाना, उसमें एक चेंज आना बहुत जरूरी था। अगर जो हम डल की तरफ चले जाते हैं तो पूरी तरह से फिर निरस होते चले जाते, फिर लाइफ में बचता क्या? कुछ भी तो नहीं बचता लाइफ में। तो इस वजह से जो ये रोमांटिक एज के पॉइंट्स थे, उनकी ये मुहिम थी कि वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट समाज में क्रिएट करें, लोगों की दिलचस्पी बढ़ाएं और शांति के लिए उन्हें प्रेरित करें। और शांति के लिए सबसे अच्छा स्थान प्रकृति होती है, प्रकृति से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। अब एक क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आता है दोस्तों, एक बार ये यूजीसी नेट में पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा वो एज था जिसपे इमेजिनेशन इज हाईली डोमिनेटेड, या फिर इमेजिनेशन वाज हाईली डोमिनेटेड। इमेजिनेशन पूरी तरह से डोमिनेटेड थी। किस एज में कल्पना की पूरी तरह से डोमिनेशन था? तो कौन सा एज है, मतलब जिसमें कल्पनाओं को बहुत ज्यादा एक स्थान दिया गया, तो एक डोमिनेंट प्लेस दिया गया इमेजिनेशन को, वो कौन सा एज है? योर आंसर विल बी रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ध्यान रखना, रोमांटिक एज में जो इमेजिनेशन है, as a dominated figure, इमेजिनेशन को डोमिनेटेड फिगर के रूप में देखा गया। मतलब कल्पना शक्ति बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थी। किस एज की? रोमांटिक एज की। ध्यान रखना कि रोमांटिक एज की जो कल्पना शक्ति थी वो कैसी थी? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थी, डोमिनेटेड थी। अब एक बार फिर से समझिए, रोमांटिक एज जो है दोस्तों, रोमांटिक एज स्टार्ट हुआ 1798 में, 1837 तक चला ये। और ये जो एज था, ये जो रोमांटिक एज हमारा रहा, इसका आने का कारण क्या रहा दोस्तों? इसका आने का कारण था रिएक्शन अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ द रीजंस एंड लॉजिक्स ऑफ द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी कि 18th सेंचुरी। उसके रिएक्शन के मतलब उसके प्रति एक रिएक्शन आया है, ये एनलाइटनमेंट एज के प्रति रिएक्शन था। और ये कारण क्या था? क्योंकि समाज में बदलाव हो रहे थे। हाईली इंपैक्टेड था फ्रेंच रेवोल्यूशन से और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सोशल चेंजिंग ऑफ कंडीशंस। तो वो सारी चीजें जो समाज में बदलाव हो रहे थे, उसके लिए कुछ ऐसा होना बहुत जरूरी था ताकि लोगों के माइंड में एक शांति बनी रहे, लोग इतने मेटलिस्टिक ना बने, इतने भौतिकवाद के पीछे ना भागें। तभी तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पास, कि हम केवल कमाने में और खर्च करने में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रकृति के प्रति समय नहीं है। तो रिटर्न टूवर्ड्स नेचर, प्रकृति की तरफ लौटना, ये इस एज का मेन फोकस रहा, मेन प्रिंसिपल रहा।
जो रोमांटिक एज का मेन प्रिंसिपल क्या रहा, रिटर्न टुवर्ड्स नेचर, प्रकृति की तरफ लौटना, ये इसका मेन प्रिंसिपल रहा था। इस एज का प्रकृति को सबसे बड़ा स्थान दिया गया, ठीक है ना, और इसके साथ साथ इसमें इमेजिनेशन को एक डोमिनेटेड प्लेस दिया गया। इमेजिनेशन जो था वो हैवीली डोमिनेटेड था इस एज में, और ये जो एज था इसकी स्टार्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतिहास में भाई दर्ज है ये डेट 1798, क्योंकि इट स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट, द कोलैबोरेशन वर्क ऑफ एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का ये कंबाइंड वर्क है लिरिकल बैलेट, तो इससे इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इससे इसकी शुरुआत हुई थी। आई होप कि आपके इतना क्लियर हो गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज थे उससे ये पूरी तरह से इन्फ्लुएंस था। जो ये हमारा रोमांटिक एज रहा, इसमें प्रकृति को बहुत ज्यादा मतलब वरीयता दी गई, प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाया गया, और प्रकृति के साथ साथ स्त्री प्रेम को भी इसमें जगह दी गई, और आर्ट एंड लिटरेचर जो था वो भी इसमें जगह दी गई थी। अब दोस्तों इसमें अब हम बात करते हैं कि ये जो वर्क इसमें लिखे गए, जो साहित्य से मतलब लोगों को जोड़ना चाहते थे, यहाँ के पोइट्स, यहाँ के राइटर्स मेनली जोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया ऐसा जिससे लोग आसानी से जुड़ जाएं। देखो कब हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, किसी भी एक राइटर से अगर जो किसी को जुड़ना होता है तो वो कब जुड़ पाता है, वो तब जुड़ पाता है जब राइटर उसके मन तक पहुंच जाए, जब वो लेखक या कवि उसकी भावनाओं में उतर जाए, उसके हृदय में उतर जाए, तब वो वास्तव में सच्चा लेखक होता है। और इस एज के लेखक ने, जो इसके राइटर्स रहे, उन्होंने ये देखा कि समाज में एक बदलाव है, समाज में जो है शांति नहीं है, तो इस शांति को लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या किया, जो वो लेखक थे उन्होंने ऐसी लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट किया ताकि उसको आसानी से समझा जा सके। तो कुल मिलाकर ये आप ये कहेंगे सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज। इसको याद रख लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज जो थी वो किस एज की कविताओं में हमें देखने को मिली, तो आपका आंसर होगा रोमांटिक एज। रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज, कौन सी भाषा थी दोस्तों? सिंपल और प्लेन लैंग्वेज जो थी वो यूज की गई, कौन से एज में यूज की गई? सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज वाज यूज्ड इन रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। याद रख लेना, सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज जो थी उसमें यूज किया गया। रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में किस भाषा का प्रयोग किया गया? सिंपल और प्लेन लैंग्वेज का यूज किया गया रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा। अब सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज का पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसको हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल फॉर द कॉमन पीपल। इतना याद रख लेना, लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल फॉर द कॉमन पीपल, मतलब साधारण लोगों की जो भाषा थी उनके लिए ही, भाषा उनके लिए ही, उनकी भाषा उनके लिए ही प्रयोग करना, ये हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो उनकी लैंग्वेज थी उन तक ही पहुंचाई गई, क्योंकि अगर जो हम जैसा डेली बोलचाल में भाषा में प्रयोग करते हैं, जो बात हम आपस में करते हैं, और वही भाषा हमें पढ़ने के लिए मिल जाए तो मन खुश हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं दोस्तों, आपने देखा होगा जब बच्चे नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स से स्टडी करते हैं, तो उस समय बच्चे ये सोचते हैं कि कोई आसान से नोट्स मिल जाए जिसमें इजी लैंग्वेज हो। अब ये इजी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इजी लैंग्वेज का मतलब यहां पर यही होता है, इजी लैंग्वेज से मतलब कि उनके अपने जैसी भाषा हो, और जब अपने जैसी भाषा होगी तो उसको आसानी से किया जा सकता है, उसको आसानी से समझा जा सकता है। तो वही कारण है कि जो रोमांटिक एज के पोइट्स थे उन्होंने कैसी भाषा का यूज किया? कॉमन लैंग्वेज का यूज किया। कॉमन लैंग्वेज फॉर द कॉमन पीपल, मतलब सभी लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए साधारण भाषा का ही प्रयोग इन्होंने किया। अब इसके साथ साथ दोस्तों इसमें किस चीज पर जोर डाला गया? इमेजिनेशंस के साथ साथ, इमेजिनेशंस के साथ साथ इसमें दोस्तों
फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं इन पर ग्रेट एम्फेसाइज किया गया। ठीक है ना, किस पर एम्फेसाइज किया गया? फीलिंग्स पर और इमोशंस पर। फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत ज्यादा एक ऊंचा दर्जा दिया गया। किस एज में? रोमांटिक एज में। किसको दिया गया? फीलिंग्स को और इमोशंस को। फीलिंग्स एंड इमोशंस को मतलब बहुत ज्यादा इसमें हमने एक स्थान दिया, एक पूरा एक स्थान दिया। जस्ट लाइक जैसे इमेजिनेशन को दिया, ऐसे ही हमने किसको दिया? फीलिंग्स को दिया। और इससे पहले क्या था? फीलिंग्स कहीं ना कहीं मिट रही थी, क्योंकि पहले लॉजिक्स ज्यादा आ रहे थे, रीजंस ज्यादा आ रहे थे, और जो वो एज ऑफ एनलाइटनमेंट था वहां पर लॉजिक्स और रीजंस ही हमें देखने को मिल रहे थे और फीलिंग्स का दबदबा कम था। तो फीलिंग्स और इमोशंस को यहां पर एक प्लेस दिया गया, एक स्थान दिया गया। और इससे क्या था? फीलिंग्स और इमोशंस जब मिलने लगी तो लोग आपस में जुड़ने लगे, साहित्य के प्रति उनका एक झुकाव होने लगा लोगों का। तो ये चीज हमें देखने को मिली। और इसमें नेचर का तो खैर आप पूछ ही सकते हैं कि नेचर जो था, नेचर को स्पिरिचुअली कनेक्ट किया गया। और इतना ही नहीं, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, अब नेचर के हमें दोनों रूप इसमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक तो नेचुरल, जिसको हम नॉर्मल नेचर बोलेंगे, नॉर्मल नेचर, और एक दूसरा एबनॉर्मल नेचर। दोनों कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेंगे प्रकृति के, और नेचुरल नेचर और इसके अलावा एबनॉर्मल नेचर या अननेचुरल नेचर। सॉरी। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल नेचर दोनों ही हमें इसमें देखने को मिलेंगे। जो ये कॉन्सेप्ट हमारा रहा। अब नेचुरल कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं? वर्ड्सवर्थ ने नेचर को पर्सोनिफाइड किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ हैज पर्सोनिफाइड नेचर इन हिज पोइट्री। ध्यान रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है? विलियम वर्ड्सवर्थ हैज पर्सोनिफाइड नेचर इन हिज पोइट्री। अपनी पोइट्री में प्रकृति को वर्ड्सवर्थ ने पर्सोनिफाइड किया है। पर्सोनिफाइड यानी कि मानवीयकरण रूप देना। मानवीयकरण अलंकार आप जानते ही हैं, जहां पर कोई भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट हो, उसमें हम ह्यूमन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर दें, मानव की गुणों को दर्शा दें, वो पर्सोनिफिकेशन होता है। अब प्रकृति कोई लेडी तो है नहीं, लेकिन वर्ड्सवर्थ की प्रकृति, वर्ड्सवर्थ की पोएम्स को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मानो कि वो कोई स्त्री ही हो। जब वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं 3 years she grew in sun and shower, and the nature declared a lovelier flower on the earth was never sown. This child I will take myself and will make a lady of my own. 3 साल वो धूप और बरसात में पली बड़ी हुई। 3 साल कौन दोस्तों? ये जो पोएम का मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये 3 years she grew in का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है 3 years she grew in sun and shower। तो ये 3 साल वो धूप और बरसात में पली बड़ी हुई। और फिर प्रकृति ने कह दिया, प्रकृति ने डिक्लेयर कर दिया, अ लवलियर फ्लावर ऑन द अर्थ वाज नेवर सोन, कि इतना सुंदर फूल पृथ्वी पर कभी नहीं होगा। जो इतना सुंदर फूल है वो पृथ्वी पर कभी नहीं होगा। इस बच्ची को तो मैं गोद ले लूंगी। अब प्रकृति क्या कह रही है? प्रकृति कह रही है कि इस बच्ची को मैं गोद ले लूंगी, मैं खुद गोद ले लूंगी। प्रकृति गोद लेगी। कौन लेगी? प्रकृति, नेचर। तो ये क्या है? दिस इज पर्सोनिफाइड। तो प्रकृति, सोचो आप, नेचर को किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया, किस प्रकार से चीजों को पर्सोनिफाई किया गया, तो वो सब कुछ इसमें किया गया इस एज में, रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। अब बात करें तो ये तो नेचुरल कोर्स ऑफ नेचर है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ की नेचर क्या है? ट्रीज, बर्ड्स, ग्लेशियर्स, फाउंटेन्स, माउंटेन्स, ये सभी वैलीज वगैरह, ये सब वर्ड्सवर्थ की नेचर है। प्रकृति जो है वर्ड्सवर्थ की प्रकृति है ये। और इसके साथ साथ एसटी कॉलेज की नेचर की बात करें तो एसटी कॉलेज थोड़ा सा सुपर नेचुरल एलिमेंट यूज करते हैं। सुपर नेचुरल जो है फैक्टर्स वो उसको ऐड कर देते हैं अपनी पोएम्स में स्पेशल चार्म देने के लिए। तो राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर आप पढ़िए, उनका क्रिस्टेबल पढ़िए, मतलब आपको मिलेगा एक इस तरह का देखने का
कि जहां पर सुपरनेचुरल मशीनरी का यूज किया जाएगा। तो वो चीजें हैं। तो नेचुरल और अननेचुरल कॉन्सेप्ट यानी कि नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर दोनों देखने को मिलते हैं। इमेजिनेशन डोमिनेटेड फिगर के रूप में देखने को मिलती है। फीलिंग्स और इमोशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉमन सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज देखने को मिलती है। लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल फॉर द कॉमन पीपल देखने को मिलती है इसमें। इसके अलावा इट स्टार्टेड इन 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट दैट वाज अ कोलैबोरेशन वर्क ऑफ कॉलेज एंड वर्ड्सवर्थ एंड द प्रिंसिपल इज रिटर्न टू द नेचर। रिटर्न टू द नेचर इट मींस रिटर्न टुवर्ड्स नेचर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो है वो इसको एक तरह से उसमें ये मैसेज भी दिया हुआ है कि प्रकृति की तरफ ही लौटना है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें एसटी कॉलेज का जो नेचर, मैंने अभी आपको क्या बताया था, एसटी कॉलेज का नेचर बताया था। एसटी कॉलेज का मतलब एसटी कॉलेज का नेचर नहीं, एसटी कॉलेज की कविताओं में जो उनकी नेचर का स्वरूप है, नेचर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सुपरनेचुरल मशीनरी का भी उसमें यूज करते हैं। और दोस्तों यही कारण है कि उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था। ये क्वेश्चन आ जाता है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ध्यान रखना, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये टर्म किसने कॉइन किया था? इट वॉज कॉइन्ड बाय एसटी कॉलेज। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वॉज कॉइन्ड बाय एसटी कॉलेज। याद रख लेना, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वॉज कॉइन्ड बाय एसटी कॉलेज। ये एसटी कॉलेज ने इस टर्म को कॉइन किया था और इसका पर्पस यही था कि वो ये चाहते थे कि वेदर इट इज नेचर, नेचुरल और अननेचुरल, कि वो सुपरनेचुरल हो या नेचुरल हो नेचर, लेकिन नेचर तो है ना। तो वो उस रूप में उन्होंने यूज किया। और ये जो इस एज के जो पोइट्स थे, जो राइटर्स थे इस एज के, उन्होंने क्या किया था, किस टर्म पर फोकस किया था? फ्री वर्स पोएट्री पर। ठीक है ना, इसमें फ्री वर्स पर फोकस किया गया। फ्री वर्स आप जानते ही हैं, फ्री वर्स है तो मतलब उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा कोई बंधन नहीं है कि वेदर व्हाट टू यूज, कि कितने मीटर, कैसे, कौन सा मीटर यूज करना है, क्या सिलेबस यूज करना है, ठीक है ना, पिच और टोन क्या होनी चाहिए, कुछ नहीं, केवल और केवल फ्री वर्स है। तो फ्री वर्स का यूज किया गया, फुल ऑफ फ्लो ऑफ वर्ड्स है, बस शब्दों को बहाते रहिए अपने, और वही फ्री वर्स है। तो फ्री वर्स का यूज इसमें किया गया। स्पेशली फ्री वर्स से क्या होता है, इंसान फ्री वर्स से एक तो फ्री लिख पाता है, अपनी मतलब अपनी जो भी मन में आ रहा है आप वो लिख सकते हैं। आपको ये नहीं रहेगा कि मुझे यहाँ पर ये ट्रिपलेट बनाना है, या फिर ये टरसेट बनाना है, या फिर ये सेस्टेट बनाना है, या ऑक्टेव बनाना है, कुछ ऐसा झंझट नहीं है। बस आप फ्री हैं, आपकी लेखनी फ्री है, और आपसे जुड़ने वाले लोग भी फिर उसी तरह से जुड़ जाएंगे क्योंकि आप उनके लिए फ्रीली राइटिंग कर रहे हैं। तो फ्री वर्स का यूज इस एज में किया गया। ठीक है, तो इन्होंने मतलब जो ये टिपिकल चीजें थी ना, मीटर, सिलेबस और या फिर हीरोइक कपलेट वगैरह, इन चीजों को मतलब एक तरह से इग्नोर सा किया था, इन्हें दूर कर दिया था। तो बहुत सिंपल और यूनिक राइटिंग रही इनकी, लैंग्वेज स्किल्स जो रही, और दैट वाज द रीजन इट वाज कॉल्ड सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज। इसको हमने क्या कहा, सिंपल और प्लेन लैंग्वेज का नाम दिया था, सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ की दोस्तों हम बात करें तो वर्ड्सवर्थ के बारे में आप जानते हैं कि ये प्रकृति के कवि रहे हैं और नेचर के बारे में लिखते हैं और नेचर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में लिखते हैं। वर्ड्सवर्थ को अगर तो हम पढ़ाते हैं तो बहुत लॉन्ग टॉपिक ही जाता है। फिलहाल हमें डिस्कस करना है रोमांटिक एज के बारे में। तो इतना याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इनकी पोएम्स। तो प्रील्यूड पूछा जा सकता है, प्रील्यूड किसका वर्क है? आपका आंसर होगा वर्ड्सवर्थ का। प्रील्यूड किसका वर्क है? वर्ड्सवर्थ का। डैफोडिल्स किसका वर्क है? वर्ड्सवर्थ का। ओड और इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी किसका वर्क है? वर्ड्सवर्थ का वर्क है। ओड टू ड्यूटी, कलेक्शन ऑफ ड्यूटी, लूसी ग्रेस, लूसीज पोएम्स, ये सभी किसके वर्क हैं? दीज आर द फेमस वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि उनकी पोएम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। और बात करें हम एसटी कॉलेज की दोस्तों, तो एसटी कॉलेज की जो अधिकतर पोएम्स पूछी जाती हैं, क्रिस्टबल पूछी जाती है, कुबला खान पूछी जाती है, राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर किसकी है, जिसमें एक बूढ़ा नाविक होता है और वो एक वेडिंग गेस्ट को रोक लेता है,
और कैसे रोक लेता है? अपनी ग्लिटरिंग इफेक्ट से रोक लेता है, आंखों के इफेक्ट से रोक लेता है। और जब वो नाविक उससे कहता है वाई दाउ स्टोक मी ओ ग्रे बियर्ड लून, हे सफेद दाढ़ी वाले लंगूर से बुड्ढे, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, तुमने मुझे क्यों रोका? तो वो अपनी कहानी उसको बताता है। बहुत अच्छी स्टोरी है दोस्तों, बहुत अच्छी पोयम है, सुपर नेचुरल मशीनरी से मतलब एक तरह से भरी हुई ये कविता है। तो वो उसमें डिस्क्राइब है। तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर हो गई और डिजेक्शन एंड ओड हो गया इनका। तो एसटी कॉलेज भी अपने आप में बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट है, और स्पेशली इनकी जो टच आपको देखने को मिलेगा वो सुपर नेचुरल मशीनरी से इनका टच आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों, पारसी बैशी शैली का नाम ना है इम्पॉसिबल। अगर तो हम रोमांटिक एज के पोइट्स की बात करते हैं तो पीबी शैली जो है, पारसी बैशी शैली जो है हमारे, तो पीबी शैली की बात करें तो पीबी शैली एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोमांटिक एज के पोइट्स माने जाते हैं। इनकी पोएम पीबी शैली की ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट विंड के बारे में पूछा जाता है कि ओड टू द वेस्ट विंड किसकी लिखी हुई है? आपका आंसर होगा पीबी शैली। टू ए स्काईलार्क के बारे में पूछ लिया जाता है कि टू ए स्काईलार्क किसकी पोएम है इनमें से, तो आपका आंसर क्या होगा? तो भी आपका आंसर होगा पीबी शैली। एडोनिस, एडोनिस अक्सर आता है, इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना, पेस्टोरल एलिजी है। एडोनिस किसकी कविता लिखी गई है? पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है। रोमांटिक एज में पीबी शैली के द्वारा लिखी गई पोएम है एडोनिस जो है। और रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, याद रख लेना दोस्तों, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम भी किसका वर्क है? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम भी वर्क है पीबी शैली का, ठीक है ना, पीबी शैली का वर्क है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। तो ये आपको इनके फेमस वर्ड्स, और हाई टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी भी इनका फेमस वर्क माना जाता है दोस्तों, तो इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद जॉन कीट्स का नाम आता है। जॉन कीट्स, एक चीज ध्यान रख लेना, जब बात आती है जॉन कीट्स की तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कि जॉन कीट्स कैसे पोइट हैं, तो आपका आंसर होगा जॉन कीट्स द पोइट ऑफ सेंसुअस ब्यूटी। सेंसुअसनेस के पोइट हैं ये, सेंसुअस ब्यूटी के पोइट हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि जॉन कीट्स कैसे पोइट है, तो आपका आंसर होगा सेंसुअस ब्यूटी के पोइट हैं, सेंसुअसनेस के पोइट्स हैं जॉन कीट्स। और लाबेलाडेमसेंस मर्सी, जॉन कीट्स की बहुत ही फेमस पोएम्स मानी जाती है। लाबेलाडेमसेंस मर्सी, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, इसका मीनिंग निकलता है। तो लाबेलाडेमसेंस मर्सी जो है वो इनकी फेमस पोएम है। एंडेमियन है, हाइपेरियन है, ओड टू ऑटम है, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न है, तो ओड टू नाइटिंगेल है। ये सभी क्या है? दीज आर द फेमस पोएम्स ऑफ जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स की फेमस पोएम्स हैं, और जॉन कीट्स जिनको जो है सेंसुअस ब्यूटी के मेन पॉइंट के रूप में जाना जाता है। तो ये दोस्तों इसमें हमने बात की कि इसमें लॉर्ड बायरन है, इसमें पीबी शैली है, इसमें कीट्स हैं, इसमें आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इसमें एसटी कॉलरिज है, ठीक है, इसमें रॉबर्ट साउदी आते हैं। तो ये सभी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ जैसे कि नॉवेल्स की फील्ड में, तो जेन ऑस्टिन का नाम सबसे ऊपर आता है। जेन ऑस्टिन का नाम आपने सुना ही होगा। अब जेन ऑस्टिन के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जेन ऑस्टिन जो है जेन ऑस्टिन किस एज की नॉवेलिस्ट है? तो आपका आंसर होगा रोमांटिक एज की नॉवेलिस्ट है जेन ऑस्टिन जो है। अब जेन ऑस्टिन की किस प्रकार की रेंज है दोस्तों? इसमें ये क्वेश्चन इनका बहुत इंपॉर्टेंट है जेन ऑस्टिन को लेकर। जेन ऑस्टिन की जो रेंज है साथियों वो लिमिटेड रेंज है। कैसे लिखती हैं ये? लिमिटेड रेंज पर लिखती हैं जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन की रेंज लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब एक पर्टिकुलर जोन है, एक पर्टिकुलर एरिया है, उस तक सीमित है, उस पर ही उसके बारे में ये लिखती हैं जो जेन ऑस्टिन है। और इसके अलावा अब इनके वर्क की बात करें जेन ऑस्टिन की, एमा का नाम आपने सुना होगा। एमा कितना फेमस वर्क है। प्राइड एंड प्रेजुडिस का नाम आपने सुना होगा। सेंस एंड सेंसिबिलिटी का नाम आपने सुना होगा। मैन्सफील्ड पार्क का नाम आपने सुना होगा। दोस्तों ये फेमस वर्क्स आपको इनके तैयार करने हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं वैसे ही आप उनको तैयार करते ही भी चले। प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में पूछा जा सकता है, एमा के बारे में पूछा जा सकता है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, मैन्सफील्ड पार्क के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये फेमस वर्क्स हैं
जो कि किसके हैं, जेन ऑस्टिन के हैं। जेन ऑस्टिन जिनको उनकी लिमिटेड रेंज के लिए जाना जाता है। जेन ऑस्टिन की रेंज कैसी है, जेन ऑस्टिन की रेंज है बहुत लिमिटेड रेंज है। इसके बाद दोस्तों हमारे एक और मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर आते हैं और ये हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है। वॉल्टर स्कॉट की रोमांटिसिज्म पर भी इनका पूरा दबदबा था वॉल्टर स्कॉट का। सो सर वॉल्टर स्कॉट जो है ये हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं और इनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स अगर जो हम कहें तो इनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स है इवानहो। रिबेका और रूबीना की और इवानहो की जो एक लव ट्रायंगल स्टोरी है वो हिस्टोरिकल नॉवेल्स है इनका। सर वॉल्टर स्कॉट का वो मतलब इन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को उसमें रिप्रेजेंट किया है कहीं ना कहीं, मतलब हिस्ट्री और फिक्शनल और रियलिज्म जब दोनों को जोड़कर एक उपन्यास लिखा गया, हिस्टोरिकल टच दिया गया, वो बना हिस्टोरिकल नॉवेल। इसके अलावा वेवरली, ब्राइड ऑफ ब्राइड ऑफ लैमरमोर, ये इनके फेमस वर्क रहे जो वॉल्टर स्कॉट का रहा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये जो आपका रोमांटिक एज है, ठीक है ना, रोमांटिक एज में कि किस तरह से क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या मतलब हमें फीचर्स देखने को मिले, क्या क्या इसकी खासियत रही। अब इसके साथ साथ एक वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू कि इस एज में वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे जैसे लेक पॉइंट्स भी हुए। ध्यान रखना क्योंकि एक लेक डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे ये, तो ये लेक पॉइंट्स थे, रॉबर्ट साउदे थे, एसटी कॉलरिज थे, वर्ड्सवर्थ थे इसमें, तो ये लेक पॉइंट्स के रूप में जाने गए। और इसके साथ साथ ये जो हमारा रोमांटिक एज इंग्लिश लिटरेचर का रहा, इसमें सिंप्लिसिटी को दर्शाया गया, इसमें कॉमन लैंग्वेज को दर्शाया गया। और लैंग्वेज कैसी थी, प्लेन लैंग्वेज थी, बिल्कुल लूसिड, सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज का यूज इसमें किया गया था। बिल्कुल साधारण सी भाषा थी और ये भाषा का प्रयोग क्यों किया गया, ताकि लोगों को जोड़ा जा सके और उनके ही मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि एक अटैचमेंट हो जाना, आपस में जुड़ जाना, कॉमन पीपल फॉर द कॉमन पीपल, वो सिचुएशन के लिए सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज का यूज किया गया था। एक बार समझिए, रोमांटिक एज 1798 में लिरिकल बैलेट से स्टार्ट हुआ था। लिरिकल बैलेट कॉलेज और वर्ड्सवर्थ का ये कोलैबोरेशन वर्क था, दोनों का एक साथ ये वर्क था, एसटी कॉलेज और वर्ड्सवर्थ का, जिसको लिरिकल बैलेट का नाम दिया गया। और इसके साथ साथ ये जो एज था दोस्तों, ये एज पूरी तरह से डोमिनेटेड था, इमेजिनेशन से डोमिनेटेड था। इस एज में फ्री वर्स का यूज किया गया, फीलिंग्स और इमोशंस पर इसमें जोर डाला गया। इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल यानी कि नेचुरल एंड नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर दोनों यूज किए गए और वर्ड्सवर्थ ने नेचर को पर्सोनिफाई भी इसमें किया। और इसके साथ साथ रिटर्न टू नेचर का जो प्रिंसिपल था वो इसमें हमें देखने को मिला। वर्ड्सवर्थ ने खुद को पैगन डिक्लेयर कर दिया है, किस पोएम में, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में पैगन डिक्लेयर किया। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अदर जो राइटर्स थे और कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी। और कारण क्या था आने का, कारण यही था, रिएक्शन था अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ रीजंस ऑफ द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। एज ऑफ एनलाइटनमेंट की जो रीजंस ज्यादा बढ़ रहे थे उसकी वजह से, और दूसरा सोशल कंडीशंस में बदलाव हो रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, और कहीं ना कहीं जो समाज में एक मेटलिस्ट की तरफ लोग भाग रहे थे, मेटलिस्टिक अप्रोच की तरफ भाग रहे थे, तो उनको वापस लाना था, प्रकृति की तरफ लेकर आना था, शांति की तरफ लेकर आना था, तो वही अप्रोच थी। अब दोस्तों ये जो रोमांटिक एज, जैसे कि मैंने आपको बताया 1798 से 1837 तक चला। अब इस एज को भी हम दो ग्रुप में हमने बांटा, एक तो फर्स्ट जनरेशन पोइट हुए और दूसरे हुए सेकंड जनरेशन पोइट। फर्स्ट जनरेशन जैसे इनिशियल मैंने आपको बताया कि वर्ड्सवर्थ हुआ, इसमें एसटी कॉलरिज हुए, रॉबर्ट साउदी हुए, रॉबर्ट बर्न्स हुए, विलियम ब्लेक हुए, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स रहे रोमांटिक एज के। इज दैट क्लियर? फर्स्ट जनरेशन में आप नोट कर सकते हैं रॉबर्ट बर्न्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं, वॉल्टर स्कॉट है और इसके अलावा रॉबर्ट साउदी है। ये हमारे फर्स्ट जनरेशन पोइट्स हैं। और बात हम करें दोस्तों सेकंड जनरेशन पोइट्स की, तो इसमें जेन ऑस्टन आती है। जेन ऑस्टन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था, जेन ऑस्टन जो कि एक उपन्यासकार है और लिमिटेड जोन में, लिमिटेड रेंज में वो लिखती हैं। लॉर्ड बायरन आते हैं, पीबी शैली आते हैं और जॉन कीट्स आते हैं और इसके अलावा मैरी शैली।
ये जो कि एक नॉवेलिस्ट के रूप में है, तो वो ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के रूप में हमें ये राइटर्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये था रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और मैंने आपको वो सारी चीजें यहां पर बताई, वो सारे स्पेसिफिक चीजें बताई जो एग्जाम में जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनमें से अधिकतर पूछे जाते हैं। और जो मैंने आपको वर्क्स और राइटर्स के बारे में बताया है कुछ, उनकी लिस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो इसके वर्क्स एंड राइटर्स की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो आपको रात तक मिल पाएगी, तो वो मैं रात को आपको सेंड कर दूंगा, उसको भी आप अच्छी तरह से देख लें। वर्क्स एंड राइटर्स मतलब जो उनके वर्क्स हैं और उसके लेखक के नाम, तो उससे आपको अच्छी तरह से रोमांटिक एज तैयार हो जाएगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि अच्छी तरह से आपको समझाया जा सके, और उम्मीद है कि मैं अपनी कोशिशों पर खरा उतरा भी हूँगा। अगर जो आपको लगता है कि क्लास अच्छी थी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।